हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गीता रावत और मैं यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स थिएटर में काम करती हूं। और अगर आपको यूके से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि नर्सिंग में कैसे आना है, कोई भी लेटेस्ट जानकारी और यूके का लाइफस्टाइल कैसा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अगर हम इंडिया से अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, तो हम अगर यूके में एनएचएस में काम करें तो हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो ये सारी वीडियोस तो काफी सारे लोगों ने बनाई है कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन एनएचएस हॉस्पिटल। तो मेरी जो आज की वीडियो वो स्पेसिफिकली कवर करेगी लीव्स को लेके कि अगर आप एनएचएस में काम करते हो तो आपको कौन कौन सी लीव्स के लिए आप एंटाइटल्ड होते हो, कौन कौन सी लीव्स आपको मिलती हैं, किस तरीके से आपको अपनी सिक लीव लेनी है कि आपके ऊपर कोई एक्शन ना हो, और अगर आप मैटरनिटी लीव अवेल करते हैं तो आपको मिनिमम कितने टाइम का ड्यूरेशन एनएचएस हॉस्पिटल में काम करना है। और यहाँ पर एक चीज के और फायदे, अगर आप मैटरनिटी लीव लेते हैं तो आपको यहाँ पर दो तरीके की पे मिलती है। एक आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलती है और एक आपको अपने गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जिसको कि स्टैच्यूटरी मैटरनिटी पे बोलते हैं। तो वो सब मैं आपको डिस्कस डिटेल में करूंगी, तो प्लीज इस सब के लिए जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो मैंने निकाल लिया है सारा का सारा अपने ट्रस्ट का चिट्ठा कि आपको कौन कौन सी लीव एनएचएस में मिलती है, कैसे कैसे लीव लेनी है। तो बेसिकली चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको मिलती है एक तो एनुअल लीव, जो कि साल की आपकी लीव्स होती है, वो आपके यहाँ पर जो होती है अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक की काउंट होती है, वो एक टर्म होता है उस एनुअल लीव का। दूसरी आपको मिलती है सिक लीव। ठीक है, सिक लीव के भी कई एपिसोड्स होते हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। फिर आपको मिलती है मैटरनिटी लीव्स, उसके बाद आपको मिलती है पेरेंटल लीव्स, पैटर्निटी लीव, और इसके अलावा होती है शेयर्ड पेरेंटल लीव्स एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो जब मैं बात करती हूँ एनुअल लीव्स की, तो अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको साल की 30 एनुअल लीव्स मिलती हैं, 30 एनुअल लीव्स मिलती है, जिसको कि हम ईएल बोलते हैं, अर्न लीव्स बोलते हैं। अब मैं अगर बात करूं एनएचएस की कि आपको एनएचएस में एनुअल लीव कितनी मिलती है, तो एनएचएस में जो एनुअल लीव ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो मतलब 1 अप्रैल से ये लोग एनुअल लीव काउंट करना शुरू कर देते हैं अगले साल 31 मार्च तक के लिए। अब आपकी सर्विस कितनी है उस हिसाब से आपको एनुअल लीव्स जो है एंटाइटल होती है। तो जब आप बिल्कुल फ्रेशली न्यू न्यू आते हैं ट्रस्ट में, किसी भी एनएचएस ट्रस्ट में, तो आपको मिलती है 27 डेज की एनुअल लीव प्लस 8 पब्लिक हॉलीडेज। जो भी यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो 8 होती हैं टोटल साल की छुट्टियां, तो वो भी आपको मिलेगी। तो 27 प्लस 8 आपको टोटल मिलती है 35 डेज की एनुअल लीव। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अब डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग कब की है। सपोज अगर मैंने ज्वाइन किया 1 अप्रैल को, तो मैं एनुअल लीव के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आ गई, तो मुझे एंटाइटलमेंट है 27 एनुअल लीव्स का एंड 8 पब्लिक हॉलीडेज का। लेकिन अगर मैंने बीच से ज्वाइनिंग की, सपोज मैंने जून में ज्वाइनिंग की या मैंने जुलाई अगस्त सितंबर बाद में ज्वाइनिंग की, तो वो जो मेरी एनुअल लीव्स है वो उतने डेज उसकी माइनस हो जाती है। 365 जो भी लास्ट में 31 मार्च जो आएगा उसमें से वो उतने मंथ्स की आवर्स को जो है माइनस करके मेरा जितना भी एंटाइटलमेंट होगा वो मुझे मेरे रोस्टर में शो होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी जो 8 पब्लिक हॉलीडेज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो क्रिसमस डे की हॉलीडे, बॉक्सिंग डे, न्यू ईयर डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर मंडे, मे डे, स्प्रिंग बैंक हॉलीडे एंड ऑगस्ट बैंक हॉलीडेज। तो अब डिपेंड करता है, अगर आपकी जनरल शिफ्ट है तो आपको पब्लिक हॉलीडेज पे ये छुट्टियां मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप वार्ड में काम करते हैं या आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो आप जो है अगर उस दिन काम कर रहे हैं बैंक हॉलीडे के दिन, तो आपको उस दिन 60% एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये जो आपने काम किया इसके जो आवर्स है वो आपके एनुअल लीव में एड ऑन हो जाएंगे, तो वो आप कभी भी बाद में ले सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप बैंक हॉलीडे वाले दिन काम करते हैं तो उसके आपको बहुत बेनिफिट है। एक तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट है, प्लस आप वो छुट्टी किसी और दिन अपनी एनुअल लीव में लगा के अपना जो भी आपको प्लानिंग करनी है वो कर सकते हैं। अब एनुअल लीव में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एनुअल लीव पार्ट टाइम और फुल टाइमर के लिए अलग है। जब हम लोग एनएचएस में आते हैं तो हम एज अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, हमारा जो आवर्स होता है वो 37.5 आवर्स होता है। तो ये जो भी मैं आपको एनुअल लीव बताऊंगी ये फुल टाइम आवर्स के बेसिस पे होगा। तो अगर आप अपने न्यू ज्वाइनिंग है तो आपको 27 डेज की एनुअल लीव प्लस 8 बैंक हॉलीडेज मिलेगी। अब अगर आपको एनएचएस में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो उन 5 सालों में आपके जो एनुअल लीव है 2 बढ़ जाती है। तो 5 साल बाद आपको 27 की बजाय 29 डेज की एनुअल लीव मिलेगी और 8 बैंक हॉलीडेज मिलेंगे, तो वो टोटल मिला के हो गए 37 एनुअल लीव्स। और अगर आपको 10 साल सर्विस के हो गए एनएचएस में, तो आपकी उसमें
और जुड़ जाएंगे तो आपको 33 डेज की एनुअल लीव प्लस 8 बैंक हॉलीडेज मिलेगी। अब आप देखने वाली बात ये देखिए कि जब आप इंडिया में काम करते हैं तो आपको 30 डेज की ईएल मिलती है, लेकिन जब आप एनएचएस में काम करते हैं तो 27 प्लस 8 डेज यानी 8 जो बैंक हॉलीडेज हैं वो मिला के होते हैं 35। तो आपको साल की 35 लीव्स मिल रही है एनएचएस में। वहीं आपको इंडिया में जो अर्न लीव मिलती है वो 30 मिलती है। अब एक डिसएडवांटेज मैं आपको ये बताती हूँ एनएचएस में काम करने का, एनुअल लीव्स के मामले में। इंडिया में क्या होता है, अगर आपने अपनी एनुअल लीव अर्न लीव नहीं खर्च करनी तो वो आपकी एड ऑन हो जाती है। अगर मान लीजिए मैंने इस साल 30 ईएल नहीं ली है तो वो मेरी अगले साल की 30 प्लस 30 60 हो जाएगी। ऐसे करके मैं अपनी कितनी भी ईएल जोड़ सकती हूँ, 300 तक मैं अपनी ईएल जोड़ सकती हूँ, उसके बाद में उसको लीव एनकैशमेंट करा सकती हूँ। लेकिन एनएचएस में जो होता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो मेक श्योर करता है कि आप अपनी 35 डेज की एनुअल लीव, 27 एनुअल लीव प्लस 8 बैंक हॉलीडेज जो भी है वो आप लें। ये लोग इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 5 दिन आपके एनुअल लीव के नेक्स्ट ईयर के स्लॉट में कैरी कर सकते हैं, वो भी तब जब इनके पास रीजन हो सॉलिड की, सपोज आप सिक लीव पे चले गए, आप मैटरनिटी लीव पे चले गए, आपको अपनी एनुअल लीव लेने का टाइम नहीं मिला, तो आपको अपनी एनुअल लीव उसी एनुअल ईयर में कंप्लीट करनी ही करनी है। तो ये यहाँ पर एक चीज है। हालांकि वो अच्छा भी होता है क्योंकि आपको इंडिया जाना होता है, आपको अपनी लीव्स जो है बचा के करना क्या है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे इस मंथ इस ईयर के स्लॉट में, जैसे आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो स्लॉट है उसमें जितनी भी आपकी ईएल है, एनुअल लीव है वो, प्लस जो नेक्स्ट ईयर का स्लॉट है 1 अप्रैल का, आप अपनी हॉलीडेज मार्च से अप्रैल के उसमें कर सकते हैं बुक इंडिया जाने के लिए। तो आपके पास जो डेज है वो ज्यादा होंगे, आपके पास वीक ज्यादा होंगे, तो इस तरीके से आप पूरा 1.5 महीना तक अपना जो है अपने इंडिया में बिता के आ सकते हैं, छुट्टियों का आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं। और जब आपको अपनी एनुअल लीव बुक करनी होगी तो आप 6 वीक्स पहले अपनी एनुअल लीव बुक कर सकते हैं। आप अपने रोस्टर पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप अपने मैनेजर को भी बोल सकते हैं कि आपको इतने से इतने टाइम की एनुअल लीव्स प्लान करनी है। और यहाँ पर ये जो अंग्रेज होते हैं ये अपनी एनुअल लीव प्लान करने के मामले में बहुत आगे होते हैं, ये पूरी एक प्लानिंग के साथ चलते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपने अपनी टिकट्स करानी है इंडिया की तो आप मेक श्योर करिएगा कि पहले आप अपनी एनुअल लीव्स बुक कराएं, उसके बाद आप अपनी टिकट्स बुक कराएं, क्योंकि कई बार क्या होता है उस स्लॉट में ऑलरेडी एनुअल लीव बुक्ड होती है तो मैनेजर आपका मना कर सकता है और वहां पर आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने टिकट बुक करा ली और आपको एनुअल लीव नहीं मिली तो आपके पैसे वेस्ट हो गए। तो मेक श्योर करिए पहले आप अपनी एनुअल लीव्स बुक कराइए, उसके बाद आप अपनी टिकट बुक कराइए। ये तो बात हो गई एनुअल लीव्स की। अब अगर सपोज एक चीज ये भी होता है कि कई बार इंडिया में आप आते हैं एनुअल लीव लेके, लेकिन अगर आप बीमार हो गए तो क्या होगा। तो जिस दिन से आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं उसी दिन आप अपने मैनेजर को मेल डालिए या कॉल करके बताइए कि आप इतनी तारीख से सिक हो गए हैं। तो आपके साथ क्या होगा कि वो उस दिन से आपकी, जब तक आप इंडिया में रहेंगे वो आपकी सिक लीव कन्वर्ट हो जाएगी बजाय एनुअल लीव्स के। तो जब आप वापस आते हैं, अपनी ज्वाइनिंग करते हैं एनएचएस में, तो आपको अपनी मैनेजर को कोई भी एक रिकॉर्ड देना है डॉक्टर का कि आप इतनी तारीख से इतने तारीख तक सिक हैं और अब आप फिट हैं ड्यूटी करने के लिए। तो उतने से उतने दिन की वो आपकी सिक लीव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपकी एनुअल लीव जो है वो बच गई और वो एनुअल लीव फिर आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप सिक लीव पे चले गए तो आपकी एनुअल लीव वेस्ट हो गई, वो वेस्ट नहीं होती, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप बैंक हॉलिडे वाले दिन सिक होते हैं तो वो आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। तो बैंक हॉलिडे वाले दिन सिक मत होइएगा, उसमें आपका नुकसान है। अब हम बात करते हैं सिक लीव की, कि सिक लीव क्या होती है, कितनी मिलती है, इसका क्या क्या प्रोसेस है और कैसे आपको ये लेनी होती है। तो सिक तो देखिए इंसान कभी भी हो सकता है। सपोज आपकी आज शिफ्ट है और रात को आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसी टाइम ऑफिस के फोन पर, जब भी आपको लगे कि आप सिक है और आप अपनी शिफ्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते, ड्यूटी पे नहीं जा सकते हैं, तो आपको अपने ऑफिशियल नंबर पे, ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करना है और जो भी फोन उठाएगा उसको आपने बोलना है कि आप सिक हैं और आप नहीं आ सकते, और आपको अपना रीजन देना है कि आप सिक किस वजह से हैं, आप क्यों ऑफिस में काम नहीं कर सकते। तो इंडिया में तो हम किसी को भी पर्सनल फोन पे फोन करके बता देते हैं कि आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑफिशियल नंबर पे कॉल करना है। और आपके पास हर एक एपिसोड होता है, एक सिकनेस, आपको यहाँ पे 4 एपिसोड्स मिलते हैं सिकनेस के पूरे साल में। तो सपोज अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर सपोज आप 1 से लेके 7 दिन तक डेली, आप जैसे आज बीमार है तो आप आज कॉल करके बोल सकते हैं कि मैं आज शिफ्ट नहीं करूंगा और मैं आपको कल के बारे में अपडेट बताऊंगा। तो आप 1 दिन की भी सिक लीव ले सकते हैं, 2 दिन की सिक लीव भी ले सकते हैं, 3 दिन की भी ले सकते हैं, 4 दिन की भी ले सकते हैं। ऐसे करते करते आप कंटिन्यूअसली 7 दिन तक सिक लीव ले सकते हैं, वो एक एपिसोड माना जाएगा। तो चाहे आप 1 दिन की सिक लीव है वो भी एक एपिसोड है, चाहे आप 4 दिन की सिक लीव है वो भी एक एपिसोड माना जाएगा कंटिन्यूएशन में, और अगर आप चाहे 7 दिन की कंटिन्यूएशन में सिक लीव ले वो भी एक एपिसोड माना जाएगा। तो 1 से लेकर 7 दिन तक की सिक लीव में आपको कोई भी जीपी के पास जाके कुछ नहीं लिखवाना। आप 8वें दिन जब भी आएंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट देना है कि यू आर रेडी टू
ज्वाइन द शिफ्ट, यू आर फिट टू डू दी शिफ्ट। तो बस ये हो गया आपका फर्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आप 7 दिन से ज्यादा का लेते हैं टाइम, सिक आप 7 दिन से ज्यादा की ले लेते हैं, सपोज आपको 8 दिन की सिक लीव हो गई, उस केस में आपको अपने जीपी के पास जाना है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवाना है मेडिकल कि आप इतने से इतने तारीख तक सिक है और क्या रीजन है, वो आपका जो जीपी है वो लिखेगा और आपको विद इन 1 वीक के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेट जो है जमा कराना है ज्वाइन होने के बाद। तो विद इन 1 वीक के अंदर आपको, अगर आपने 7 दिन से ज्यादा की सिक लीव ली है तो आपको वो डिपॉजिट कराना है, वो पेपर जो भी सर्टिफिकेट आपका जो डॉक्टर है जीपी है वो आपको देगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है कई बार ऐसे भी होता है कि आप शिफ्ट पे आ तो गए लेकिन आपको लग रहा है कि अब आपकी तबीयत खराब है, आपसे शिफ्ट कंटिन्यू नहीं हो रही, तो आप अपनी मैनेजर को बोल के घर जा सकते हैं। तो वो जो दिन है, सपोज आपने 4 घंटे शिफ्ट कर ली, बाकी की शिफ्ट आपसे नहीं हो रही है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं कि आपके पैसे घटेंगे, आपको उसका आवर कवर करना है, उस दिन के आपको पूरे पैसे मिलेंगे क्योंकि आप अपने काम पर आके आपने अपना काम किया है, थोड़े घंटे का भी किया चाहे किया है, लेकिन आप आए हैं तो उस दिन का आपका पैसा नहीं कटेगा। अब बात करते हैं सिक लीव। ऐसे अब हर कोई बोलेगा कि अगर हम 7-7 दिन करके ऐसे ले ले, 4 एपिसोड मिल रहा है तो 28 दिन की आप सिक लीव ले ले साल में, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, आपके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं। आपका जो मैनेजर है वो आपको पूरा नोटिस करता है कि आप कैसे सिक लीव रहे हैं। तो ज्यादा एपिसोड करना साल में वो भी बुरा है, क्योंकि अगर आपने 4 या 4 से ज्यादा एपिसोड कर दिए 1 साल के अंदर, तो उसमें जो आपका मैनेजर है वो कंसर्न दिखाता है, वो आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए प्रेफर कर देता है। और उसके बाद आपकी जो है बहुत सारी मीटिंग्स होती है, स्टेजेस में मीटिंग होती है, और उस स्टेजेस में मीटिंग के बाद कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या वाकई फिट है काम करने के या नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब तक आपके लिए नेसेसरी ना हो फालतू की आप अपनी सिक लीव मत लीजिएगा। अब एनएचएस में जो होता है, सिकनेस के लिए इंडिकेटर्स होते हैं टू मॉनिटर हेल्थ एंड वेलबींग और अटेंडेंस। तो अब इसमें क्या होता है, कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी 4 या उससे ज्यादा की सिक लीव हो गई है, अक्रेंसेस हो गई है एब्सेंस की विद इन 12 मंथ रोलिंग पीरियड। रोलिंग पीरियड मतलब क्या, जिस भी दिन आप एब्सेंट थे उस दिन से आपका वो फिर 12 महीने का पीरियड शुरू हो जाता है, 1 साल का पीरियड शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी 4 साल में 4 या 4 से ज्यादा सिक लीव के एपिसोड्स हो गए हैं, तो भी आपके लिए जो आपका मैनेजर है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए रेफर करेगा, आपके लिए स्टेजेस में मीटिंग्स होगी। या फिर अगर आपके जो है क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 2 वर्किंग वीक्स और मोर इन अ रोलिंग 12 मंथ पीरियड, या फिर आपके 2 हफ्ते का लगातार जो है, उस 2 हफ्ते का लगातार या उससे ज्यादा, यानी 14 दिन की आपने लगातार सिक लीव ले ली हर 12 महीने के उसमें, 1 साल के उसमें, तो भी आपका मैनेजर आपके लिए कंसर्न दिखाता है। और आपका जो 1 साल है वो ऐसा नहीं कि 1 मार्च से शुरू हो गया 31 अप्रैल का वो आपका एक साल हो गया, ऐसा नहीं है। जिस भी दिन आप एब्सेंट हो गए उस दिन से फिर आपका वो 12 महीने का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी कितनी सिक लीव ले रहे हैं, फ्रीक्वेंटली भी सिक लीव आप मत लीजिए। इसके अलावा एक होता है लॉन्ग टर्म एब्सेंस, लॉन्ग टर्म सिकनेस, जिसमें क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूएशन में 28 डेज जो है सिक है तो वो होती है लॉन्ग टर्म सिकनेस। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मैनेजर है आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए रेफर करेगा और उसके बाद आपसे वो आपका जो है पूछेगा भी कि भाई आप कैसा फील कर रहे हैं और आप काम पे आने लायक है या नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यूएशन में सिक होते हैं तो ये लोग कई सारी मीटिंग्स करते हैं, यूनियन के भी लोग आते हैं बैठ के, और उसके बाद आपसे आपकी राय भी पूछी जाती है, और एंड में अगर इनको लगता है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है तो आप उसके लिए अपील भी कर सकते हैं। बट मैं बेसिकली आपको ये बोलूंगी कि अगर आप सिक हैं तो तभी छुट्टी लीजिए, अगर आप सिक नहीं है तो फालतू की सिक लीव मत लीजिए, क्योंकि वो आपका फिर रोलिंग पीरियड शुरू हो जाता है। अगर आप आज सिक हो गए तो वो उस दिन से फिर आपके 12 महीने फिर देखेंगे कि आप कितने सिक हुए हैं बीच में। अच्छा, एक बात और है, अगर आप एनुअल लीव में हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी एनुअल लीव में भी बता दिया है, अब चूंकि ये सिक लीव है तो मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। एनुअल लीव में है, बीमार हो गए तो वो एनुअल लीव सिक लीव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये सिक लीव का यहाँ पर फंडा है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको यहाँ का कोई बीमारी हो जाती है, सपोज मेरी एक फ्रेंड है, उसको यहाँ आते ही 3-4 महीने में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया था, डायग्नोस हो गया था, अर्ली स्टेज में सर्जरी हुई, काफी कुछ हुआ, तो यहाँ पर ये लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि आपको ये प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, आपको मेडिकल लीव्स मिलेगी। उनको दिख रहा है कि भाई इसको जो है ये वाली दिक्कत हो चुकी है, उसके बाद आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो ये आपको रिलैक्सिंग आवर्स दे देते हैं। तो अब मेरी वो फ्रेंड जो है नर्सिंग में काम करने की बजाय रिसेप्शन पे बैठती है, सैलरी उसको बैंड 5 सैलरी नर्स की ही मिल रही है, लेकिन जो उसके आवर्स है वो उन्होंने कम कर दिए, और कई बार तो उसको वो वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ कर देते हैं काम करना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार हो गए
तो आपको ये लोग निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके साथ पूरा रिलैक्स, पूरे फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अपने आवर्स जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, आपको शिफ्ट जो है थोड़ी ज्यादा हेक्टिक नहीं चाहिए, या आप नर्सिंग से हटके आप ऑफिशियल उसमें काम करना चाहते हैं, तो ये लोग आपके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ऐसे घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीव्स, जिसको कि बोलते हैं मैटरनिटी लीव्स के लिए। क्योंकि कई सारी जो फीमेल नर्सेज होती हैं इंडिया से, वो मैसेजेस करती है कि मैटरनिटी लीव्स के ऊपर बताइए। कोई आज तक नहीं बताता कि मैटरनिटी लीव कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, सैलरी कितनी मिलेगी और कब तक वो लोग मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। तो फैमिली के लिए यहाँ पर आपको मिलती है मैटरनिटी लीव, चाहे वो आप खुद की आपकी प्रेगनेंसी हो, या फिर आप अडॉप्ट कर रहे हो, या फिर आप आईवीएफ के थ्रू बेबी कर रहे हो, तो आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा मिलती है आपको पैटर्निटी लीव। अगर आप मेल हैं तो आपको पैटर्निटी लीव मिलेगी, जिसको कि अभी लोगों ने बोल दिया न्यू पेरेंट सपोर्ट, फॉर्मली इसको पैटर्निटी लीव बोलते थे। इसके अलावा यहाँ पर होती है शेयर्ड पेरेंटल लीव्स। तो ये 3 लीव्स जो होती है आप ले सकते हैं एनएचएस में। अब मैं आपको एक एक करके इसका क्राइटेरिया बताती हूँ कि क्या होता है। चलिए, अब मैं मैटरनिटी लीव आपको बताती हूँ कि आप अगर मैटरनिटी लीव पे जाते हैं तो आपको कितना एंटाइटलमेंट होता है मैटरनिटी लीव्स का। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि ऑल एलिजिबल कलीग, चाहे वो फुल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम हो, will have a minimum entitlement of 26 weeks of ordinary maternity leaves and 26 weeks of additional maternity leave, irrespective of the date of employment commenced। चाहे आपने कल ही ज्वाइन किया हो, चाहे आप 1 महीना ही एनएचएस ट्रस्ट में आपने काम किया हो, मैटरनिटी लीव आपको 52 वीक्स की मिलेगी, जिसमें 52 वीक्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया कि 26 की जो वीक्स की है वो ऑर्डिनरी मैटरनिटी लीव हो गई, और बाकी की जो 26 वीक्स है वो हो गई एडिशनल मैटरनिटी लीव। तो आपको कुल मिला के 13 महीने, मतलब 1 साल 1 महीना आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगी, उसके आप हकदार हैं। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि एक होती है कंपलसरी मैटरनिटी लीव। कंपलसरी मैटरनिटी लीव मतलब क्या है कि 2 हफ्ते की इमीडिएटली फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी ड्यूरिंग विच द मदर इज नॉट परमिटेड टू वर्क। कंपलसरी मैटरनिटी लीव जो होती है वो 2 वीक्स की होती है, जिसमें कि आपके जब बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद आपको 2 हफ्ते तक काम करना ही नहीं है, क्योंकि वो कंपलसरी मैटरनिटी लीव है, उसमें आप काम नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनको लगता है कि 2 हफ्ते के बाद हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हालांकि करता कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैटरनिटी लीव के जो है बेनिफिट मिलते हैं, तो फिर इसीलिए लोग पूरे 13 मंथ्स की जो मैटरनिटी लीव है उसको अवेल करके आते हैं। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि इसमें आप जब, ये तो बात हो गई मैटरनिटी लीव्स की कि आप एंटाइटलमेंट पूरे होंगे 52 वीक्स के मैटरनिटी लीव्स के, चाहे आपने एनएचएस में आपको काम करते हुए 1 साल नहीं हुआ हो। Employees are responsible for informing their manager soon as possible that they intend to take leave pay in accordance with the requirements in the policy. Pregnant employees will need to submit the MAT B1 and completed maternity pay and leave application form to their manager in a timely manner. तो ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मैनेजर को बताएं कि आप कब से मैटरनिटी लीव पे जाना चाह रहे हैं, और आप मैटरनिटी पे कौन कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, और आपको मैट B1 फॉर्म देना है जो कि आपका जीपी आपको देता है, और एक पूरा मैटरनिटी पे एंड लीव एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको भरना है। अगर आप मैटरनिटी पे एंड लीव एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आप जो है एंटाइटलमेंट के बेनिफिट होंगे, जो आपकी सैलरी है, जो भी आपका ट्रस्ट आपको सैलरी देगा और जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सैलरी मिलेगी, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। आपको बताती हूँ कि आप जब मैटरनिटी लीव पे होते हैं तो आपको कौन कौन से एंटाइटलमेंट रिसीव होते हैं। तो आपको एंटाइटलमेंट होता है, एक ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे होती है, एक होती है स्टैच्यूटरी मैटरनिटी पे, और एक होती है मैटरनिटी अलाउंस, एंड दे वेरी अकॉर्डिंग टू योर लेंथ ऑफ सर्विस, लेवल ऑफ पे एंड द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क। तो मैटरनिटी पे जो होती है 3 तरीके की मिलती है। एक होती है ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, एक होती है स्टैच्यूटरी मैटरनिटी पे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है। और अगर आपके, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप मैटरनिटी लीव के लिए कभी भी आप 52 वीक्स के लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे आपको एनएचएस में काम करते हुए 1 साल ना हुआ हो। लेकिन जहां पर पैसों की बात आती है वहां पर अब आपके ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी जो सर्विस है वो कितने पे आपको कितनी सैलरी दे रहा है। तो बेसिकली जिनके पास भी सर्विस, अगर मान लीजिए आपको अभी एनएचएस ट्रस्ट में ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ है, तो आप जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया होता है ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे और स्टैच्यूटरी मैटरनिटी पे का, उसमें आप नहीं आते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैटरनिटी अलाउंस मिल जाएगा, वो आपको थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट कर सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैटरनिटी पे कैसे कैलकुलेट होती है। मैटरनिटी पे इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अर्निंग्स पेड
prior to the qualifying week, that is 15 weeks prior to the expected week of childbirth. तो जैसे ही आपके बेबी की जो भी एक्सपेक्टेड वीक होगा, जो भी ड्यू डेट देते हैं डिलीवरी की, वो वीक में जो भी एक्सपेक्टेड वीक होगा चाइल्ड बर्थ का, उससे पहले 15th वीक में जो भी आपकी क्वालिफाइंग, जो भी आपकी पे होगी, उस बेसिस पे ये लोग आपकी जो है मैटरनिटी पे को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वालिफाइंग वीक जो होता है वो कौन सा होता है? 15th वीक बिफोर द वीक इन विच योर बेबी इज ड्यू। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप मैटरनिटी लीव पे हैं तो आपकी जितनी भी एनुअल लीव्स हैं वो सब आपकी जमा होगी जब भी आप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आप वो अपनी एनुअल लीव्स को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे एंड ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे। तो जो स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे है वो बाय गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो यू आर एंटाइटल्ड टू एसएमपी, स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे, प्रोवाइडेड दैट you have worked for the trust continuously for at least 26 weeks at the end of the 15th week before the EWC. EWC आपका क्या था? EWC था expected week of childbirth, and have given written notification to a line manager at least 28 days before pay is due to start. अब इसमें आप समझने वाली बात ये देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे मिलती है उसमें क्या कंडीशन है कि आप जिस ट्रस्ट में काम कर रहे हो उसमें आपको मिनिमम 6.5 महीने कंटिन्यूसली काम करते होना चाहिए एट द एंड ऑफ 15th वीक बिफोर EWC। आपके बेबी की जो भी डेट ऑफ ड्यू डेट है उस वाले हफ्ते से 15th हफ्ता पहले तक जो है, मतलब आपका जो है 6.5 महीने ट्रस्ट में मिनिमम होना चाहिए, तो आपको स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे मिलेगी। और आपने अपने लाइन मैनेजर को 28 डेज बिफोर आपकी जब भी पे स्टार्ट हो रही है उससे पहले आपने इन्फॉर्म किया है। तो दो चीजें आपको करनी है, मिनिमम 6.5 महीने का आपका काम होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए एनएचएस ट्रस्ट में, और आपको अपने मैनेजर को 28 डेज पहले प्रायर इंफॉर्मेशन देनी है। उसके अलावा आपको क्या देना है? यू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अ रजिस्टर्ड मिडवाइफ स्टेटिंग दी मैट B1 फॉर्म। यहाँ पे मैट B1 फॉर्म मिलता है, वो आपको अपनी मैनेजर को देना है। अगर वो आपको उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, नहीं मिला हुआ, तो आपको वो it should be provided as soon as is reasonably practicable, therefore thereafter and at least 28 days before pay is due to start। तो जब भी आपकी मैटरनिटी पे स्टार्ट हो रही है उससे 28 डेज पहले भी आपको अपना मैट B1 फॉर्म आप जमा कर सकते हो। उसके अलावा जो स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पेड होती है वो 39 वीक्स तक के लिए पे होती है। तो इसका क्या मतलब है? जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं वो आपके 39 वीक्स तक के पैसे मिलते हैं। आपकी जो भी लीव्स हैं, मैटरनिटी लीव्स है, जैसे आपको 52 वीक्स की मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं, तो उसमें आपको 39 वीक्स तक जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो मैं आपको इसका मोटा मोटा हिसाब बताती हूँ। जो मेरी फ्रेंड है उसको ट्रस्ट में आए हुए 1 साल नहीं हुआ था, तो उसको एम्प्लॉयर के थ्रू मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी पे है वो नहीं मिली, लेकिन उसको गवर्नमेंट की तरफ से मैटरनिटी पे मिली थी। तो उसको 500 पाउंड मतलब 50,000 रुपए हर महीने उसके अकाउंट में आते थे टिल 39 वीक्स तक। मतलब जब तक भी उसका जो बच्चा है वो 39 वीक्स का नहीं हुआ तब तक उसको वो जो है पैसे जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसके अकाउंट में 500 पाउंड उसके अकाउंट में आते थे। तो मैंने आपको बताया आपको मिलती है 52 वीक्स की मैटरनिटी लीव्स, जिसमें कि अगर आप स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे लीव ले रहे हैं तो 39 वीक्स की आपको सरकार की तरफ से जो है स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे मिलेगी, और जो 13 वीक्स हैं फिर बाद के वो आपके अनपेड होंगे। तो ये तो हो गई स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे OMP, जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। टू क्वालिफाई फॉर OMP यू मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यू हैव 12 months continuous service with one or more NHS employer at the beginning of the 11th week before EWC. You will be entitled to pay under the NHS Occupational Maternity Pay Scheme. तो अब वही झोल आ गया कि यहाँ पर आपको मिनिमम मतलब 12 मंथ्स का जो है आपकी कंटिन्यूएशन में सर्विस होनी चाहिए NHS हॉस्पिटल में, तभी आप OMP के लिए एलिजिबल होंगे, ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे के लिए एलिजिबल होंगे। You have given written notification to your line manager by the 15th week prior to estimated week of childbirth, including the intention to take maternity leave, intended start date, and intention to return to work with the trust or another NHS employer for a minimum period of 3 months after your maternity leave has ended। तो बेसिकली दो चीजें हैं कि आपको मिनिमम 12 मंथ्स का काम आपके साथ आपके ट्रस्ट में होना चाहिए, और आपको अपनी मैनेजर को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको बताना है कि आप मैटरनिटी लीव कब से कब ज्वाइन करना चाह रहे हो, और उसके बाद आप कितनी तारीख को रिटर्न करना चाह रहे हो अपने काम पे। तो ये B1 फॉर्म तो देना ही देना है, वो तो आपको SMP में भी देना है, स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे में भी देना है, और ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे में भी आपको मैट B1 फॉर्म जो है देना है। अब देखिए मैटरनिटी पे आपको कैसे मिलती है।
आपका जो ट्रस्ट है, अगर आपने अपने ट्रस्ट को बता दिया कि भाई आप 52 वीक्स के बाद इतने तारीख को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपकी ओएमपी जो रिसीवेबल जो भी आपकी पे होगी वो ऐसे होगी कि फॉर द फर्स्ट 8 वीक्स, पहले 2 महीने के लिए, 8 वीक्स मतलब 2 महीने, 2 महीने की आपकी जो एब्सेंस होगी मैटरनिटी लीव्स की, उसमें आप फुल पे रिसीव करेंगे, लेस एनी स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे और मैटरनिटी अलाउंस। अगर आप साथ में स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ले रहे हैं, तो वो उतना माइनस करके आपकी जो फुल सैलरी होगी उतने में से वो माइनस करके आपको वो मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे तो मिल रही है, उसमें आपके बाद आपको 2 महीने के लिए आपकी तरफ से फुल सैलरी मिलेगी। अगर आप स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे ले रहे हैं तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी, वो 8 हफ्ते की आपकी ये मैटरनिटी पे हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट 18 वीक्स हो गए, you will receive half of full pay plus any statutory maternity pay और maternity allowance including any dependents allowance। तो बेसिकली अगले 18 हफ्तों के लिए आपको आपकी जो सैलरी थी उसका हाफ मिलेगा, और जो भी आपकी स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे या कोई भी मैटरनिटी अलाउंस मिल रहा है वो आपको मिलेगा। फिर उसके नेक्स्ट 13 वीक्स में आपको यू विल रिसीव द स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे और मैटरनिटी अलाउंस। नेक्स्ट जो 13 वीक्स है उसमें आपको जो है केवल जो रिसीव स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे मिलेगा, और जो बाद की 13 वीक की है वो अनपेड लीव होगी। तो इस तरीके से ये आपकी जो मैटरनिटी पे है वो कैलकुलेट होती है। अब ये आपके ऊपर है, आप कई लोग क्या करते हैं कि शुरू के 2 हफ्ते की फुल सैलरी ना लेके उसको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर देते हैं, कि ताकि जो लास्ट का 13 वीक है अनपेड वाला उसमें भी उनको कुछ पैसे मिलते रहे। तो इसमें लिखा हुआ है, बाय प्रायर एग्रीमेंट विद द ट्रस्ट ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे मे बी पेड इन अ डिफरेंट वे, for example a combination of full pay and half pay or a fixed amount spread equally over the maternity leave period। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि जो लास्ट का 13 वीक जो अनपेड वाला है उसमें वो लोग बिल्कुल खाली ना रहे, तो वो क्या करते हैं शुरू के जो 2 हफ्ते होते हैं उसमें फुल पे ना लेके उसको एक फिक्स अमाउंट डिवाइड कर देते हैं, कि उनको जो लास्ट की 52 वीक्स तक की मैटरनिटी लीव है उसमें उनके थोड़े बहुत पैसे जो है वो आते रहे। तो ये हिसाब हो गया आपका ओएमपी और एसएमपी का। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए 6.5 महीने ट्रस्ट में काम नहीं किया हुआ, 1 साल ट्रस्ट में काम नहीं किया हुआ, उसके बाद भी आपको एक मैटरनिटी अलाउंस मिलता है। इफ यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर स्टैट्यूटरी और ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे, यू मे स्टिल क्वालिफाई फॉर मैटरनिटी अलाउंस। मैटरनिटी अलाउंस इज अ वीकली benefit paid to pregnant person who do not qualify for statutory maternity pay. You can be paid maternity allowance for up to 39 weeks। इसमें भी वही आपको 39 weeks तक का ही maternity allowance मिलेगा। And there is a standard weekly rate of maternity allowance, but if your earning are very low, the amount of maternity allowance may vary। तो a claim should be made as soon as possible after you have been pregnant for 26 weeks and you should complete an MA1 form। तो सारी शर्तें वही हैं कि आपको जो है फॉर्म भी देना है, प्रायर इंफॉर्मेशन भी देनी है। क्लेम मैटरनिटी लीव एंड पे, यू मस्ट सबमिट अ मैटरनिटी लीव पे नोटिफिकेशन बाय द एंड ऑफ 15 वीक प्रायर टू द ईडब्ल्यूसी और व्हेन रीजनेबली प्रैक्टिकल। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको अगर अपनी मैटरनिटी पे और लीव अवेल करनी है तो आपको अपने मैनेजर को पहले से ही सारी फॉर्म्स देने पड़ेंगे, मैट B1 फॉर्म देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई मैं इतनी तारीख से मैटरनिटी लीव पे जाना चाह रही हूँ। अगर आपने नहीं इन्फॉर्म किया तो उसके बाद आपको हो सकता है कि आपको ये बेनिफिट ना मिले, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है उसको भी अपना जो है डिपार्टमेंट है वो चलाना है मैनेजर को, तो इसलिए आपको प्रायर नोटिफिकेशन अपनी मैनेजर को देना ही देना है। आप अपने काम पे आ जाएंगे, जो भी आपकी पे थी स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे या ओएमपी वो उसी टाइम से बंद हो जाएगी। जिस भी दिन आपने ज्वाइन कर लिया उस दिन से आपकी वो सारी जो लीव जो पे है वो बंद हो जाएगी सिस्टम। तो एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको यहाँ पर एनएमसी का जो है अपना रजिस्ट्रेशन वैलिड रखना होता है। तो इन छुट्टियों में ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है अपने रजिस्ट्रेशन को वैलिड रखने की। और जब भी आप काम पे आते हैं तो आप अपने मैनेजर से फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर के लिए जो है बात कर सकते हैं, तो आपको ये लोग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैटर्निटी लीव की, जिसको कि अब इन लोगों ने नया नाम दिया है न्यू पेरेंट सपोर्ट लीव। तो न्यू पेरेंट सपोर्ट लीव क्या होती है? इट इज प्रोवाइडेड टू एनेबल एम्प्लॉयज टू सपोर्ट अ पार्टनर हु हैज हैड अ बेबी। New parent support leave was formerly referred to as paternity leave. This applies to the father of the child, the mother's spouse और पार्टी लीव है वो कितने टाइम की ले सकते हैं? आप मैक्सिमम 2 वीक्स की ले सकते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में भी 15 डेज ही है और यहाँ पर भी 15 डेज है, तो 2 हफ्ते 14 दिन की आप जो है पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। तो to be eligible you must have a continuous employment for 26 weeks ending with the 15th prior week to the EWC or the matching week, either the end of the week they are matched with the child for UK adoption। देखिए कि आपको कंटिन्यूएशन में एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए 26 वीक्स एंडिंग विद द 15th वीक प्रायर टू द EWC, वही एस्टिमेटेड वीक ऑफ द चाइल्ड बर्थ से 15th वीक पहले तक आपका जो ट्रस्ट में 26 वीक्स की कंटिन्यूएशन में सर्विस होनी चाहिए, तभी आप जो है पैटर्निटी लीव के लिए एलिजिबल हैं।
and you must ask your line manager to complete their relevant section and then pass the form on to the ESR team. ESR टीम जो होती है हमारी पे बनाती है। तो उसके बाद आपको अपने स्पाउस के साथ मिलकर डिस्कस करना और मैनेजर को बताना है कि कौन सी डेट से आप अपनी लीव स्टार्ट करेंगे, कौन सी डेट को आप अपनी लीव एंड करेंगे, वेदर यू इंटेंड टू टेक शेयर्ड पेरेंटल लीव, अरेंजमेंट फॉर मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग लीव, आपको अपना नंबर देना है कि आपसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, और आप अपनी पैटर्निटी लीव कब ले सकते हैं। तो आप अपनी पैटर्निटी लीव ले सकते हैं इन अ ब्लॉक ऑफ ईदर 1 और 2 वीक्स, या तो आप 1 हफ्ते ले लें, ड्यूटी पे ज्वाइन कर ले, फिर आगे की 1 हफ्ते के लिए ले, कंटिन्यूशन में 2 हफ्ते के लिए ले, या फिर विद इन 8 वीक्स ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अब आपको इसमें स्टैट्यूटरी पैटर्निटी पे मिलती है और ऑक्यूपेशनल पैटर्निटी पे मिलती है। वो तो चलो आपकी छुट्टियों का हो गया कि 2 हफ्ते की आपको छुट्टी मिलेगी, अब उन 2 हफ्तों में आपको सैलरी कैसे मिलेगी। तो टू क्वालिफाई फॉर स्टैट्यूटरी पैटर्निटी पे, स्टैट्यूटरी पैटर्निटी पे थी सरकार की तरफ से, उसके लिए क्या करना है आपको, यू हैव कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 26 वीक्स एंडिंग विद द 15th वीक प्रायर टू द ECR, बी एम्प्लॉयड बाय द ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ तक भी आप अपने जो एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट में काम करते हुए होना चाहिए। हैव एवरेज वीकली अर्निंग अबव द लोअर अर्निंग लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस। ऑक्यूपेशनल पैटर्निटी पे, यू मस्ट हैव 12 months कंटिन्यूअस NHS सर्विस एट द बिगनिंग ऑफ द EWC। अब वही फंडा है, मैटरनिटी लीव की जो एम्प्लॉयर देता है 12 मंथ्स होने चाहिए, और पैटर्निटी पे के लिए भी आपको 12 मंथ्स होने चाहिए। तो 12 मंथ्स कंटिन्यूशन में अगर आपने काम किया तो आप एलिजिबल हो ऑक्यूपेशनल पैटर्निटी पे के लिए। उसमें आपको 2 हफ्ते की फुल पे मिलेगी, मतलब 2 हफ्ते 14 दिन की आपको पूरी सैलरी मिलेगी, और अगर आप साथ में कोई स्टैट्यूटरी पैटर्निटी पे ले रहे तो वो उतना माइनस होके आपको मिलेगी। इसके अलावा एक यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है शेयर्ड पेरेंटल लीव का। शेयर्ड पेरेंटल लीव में क्या होता है कि अगर माँ के पास 2 हफ्ते की, तो हमने बोला था कि 2 वीक्स की कंपलसरी मैटरनिटी लीव है ही, कि जो माँ को लेनी ही लेनी है, 2 वीक्स तक उसको आराम करना ही करना है। तो 52 वीक्स में 2 वीक्स तो उसकी कंपलसरी मैटरनिटी लीव हो गई। उसके बाद जो बचे 50 वीक्स जो मैटरनिटी लीव के और पे के बचे हैं, तो अगर एम्प्लॉय भी अगर NHS ट्रस्ट में काम कर रहा है तो वो शेयर्ड पेरेंटल लीव कर सकते हैं। तो जो 50 वीक्स की मैटरनिटी लीव बची है माँ की, वो बोल सकती है कि मुझे ये बंद करके शेयर्ड पेरेंटल लीव करना है। तो शेयर्ड पेरेंटल लीव में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हस्बैंड या फादर जो बच्चे का है वो जाएगा काम करने के लिए, कुछ दिन के लिए माँ जाएगी, या दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे साथ में बच्चे का करने के लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि shared parental leave only becomes available once the mother has given notice to end her entitlement to maternity or adoption leaves. Once a mother has ended her right to maternity leave, she cannot reinstate that right and will be bound by the decision to take shared parental leave. तो बेसिकली यही है कि दोनों माँ बाप जो मिलके हैं वो बच्चे को पालेंगे या बच्चे को देखेंगे। तो शेयर पेरेंटल लीव में यही है कि आपकी जो मैटरनिटी लीव है वो उसको माँ को देने की बजाय वो दोनों माँ बाप में, हस्बैंड और वाइफ में डिवाइडेड हो जाती है। 50 वीक्स तक की आपको ये मिलती है, उसके बाद आपको ज्वाइन करना ही करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मैंने कुछ आपके जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग दी मैटरनिटी लीव्स, पैटर्निटी लीव्स, एनुअल लीव्स और सिक लीव वो क्लियर किया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। तब तक के लिए बाय।